दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। आधुनिक भारत का इतिहास के नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और जोधपुर राज्य के दीवान थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी का 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। गांधी जी के 4 पुत्र थे, मनीलाल, हरीलाल, रामदास और देवदास। इनको याद रखिए, मनी हरी, हरी मनी, मनीलाल, हरीलाल, रामदास, राम और ये देव याद रखिए, दोनों में दास दास लगा दीजिए। यहाँ भी देखिए लाल है, यहाँ भी मनी हरीलाल, हरी मनी याद रखिए, मनी हरी याद रखिए या हरी मनी याद रखिए, और सब में लाल लाल लगा दीजिए, इधर दास। चारों पुत्रों के नाम याद हो जाएंगे। गांधी जी के अनुयायी उद्योगपति जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र के उपनाम से जाना जाता है। जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में प्रवास। गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई द इनर टेम्पल इंग्लैंड में पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस लौट आए। वर्ष 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के सिलसिले में वह दक्षिण अफ्रीका आ गए। गांधी जी SS सफारी नामक पानी के जहाज़ से डरबन शहर दक्षिण अफ्रीका में उतरे। जब वह डरबन से प्रिटोरिया शहर जा रहे थे तो गांधी जी को पीटर्सबर्ग डरबन 1893 के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतार दिया गया, क्योंकि वह गोरों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गए। 1894 में गांधी जी ने नेटल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने किसकी स्थापना की? नेटल कांग्रेस की स्थापना। इसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करना था। इसके अध्यक्ष दादा अब्दुल्ला बने और गांधी जी सचिव बने। दक्षिण अफ्रीका में 1906 में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विरुद्ध आंदोलन के दौरान किया गया था। सत्याग्रह का प्रयोग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के विरुद्ध किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के मित्र थे अल्बर्ट वेस्ट, हेनरी पालक, हरमन बेलन बाज, टॉलस्टॉय फर्म के स्वामी थे। लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम इज विद इन यू ने गांधी जी को अत्यधिक प्रभावित किया। जॉन रिस्कन की पुस्तक ऑन टू द लॉस्ट ने गांधी जी पर सर्वाधिक प्रभाव डाला। गांधी जी ने इस पुस्तक को सर्वोदय नाम से अनुवाद किया। गांधी जी को यह पुस्तक उनके मित्र हेनरी पालन ने दी थी। इस पुस्तक के विचारों को व्यवहारिकता में लाने के लिए गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम डरबन की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिए। दक्षिण अफ्रीका में किसकी स्थापना की? फिनिक्स की। और अपने यहाँ साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, याद रखिए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक अन्य टॉलस्टॉय आश्रम 1910 जोहान्सबर्ग की स्थापना की। गांधी जी ने अरस्तु द्वारा यूनानी में लिखित पुस्तक को मशीन इथिक्स का गुजराती में अनुवाद किया। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। प्रारंभ में वह केवल गुजराती में ही प्रकाशित होती थी, परंतु बाद में वह अंग्रेजी, हिंदी, तमिल भाषा में भी प्रकाशित की जाने लगी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1912 में दक्षिण अफ्रीका गए। वह गांधी जी से भेंट की। 1914 गोपाल ने CF एंड्रयूज़ को दक्षिण अफ्रीका भेजा। उन्होंने गांधी जी को भारत लाने के लिए राजी किया। यह जाने, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे। आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे। ब्रिटिश राज ने महात्मा गांधी जी को वर्ष 1915 में केसरे हिंद से मेडल प्रदान किया। वर्ष 1906 में दक्षिण अफ्रीका में जुलू विद्रोह हुआ, जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिश प्रशासन की मदद की, जिसके लिए गांधी जी को जुलू युद्ध पदक प्रदान किया गया। नोट: जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद पदक अंग्रेज सरकारों को वापस लौटा दिया। दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन। 1901 में गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में भाग लिया, जिसके दीनशाह वाचे ने गांधी जी को आमंत्रित किया था।
गांधी जी स्थायी रूप से भारत रहने आए 9 जनवरी 1915 को और भारत सरकार इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2003 से भारतीय प्रवासी दिवस मनाती है। यहाँ से पूछा जाएगा कि कब से मनाती है और किस डेट को मनाती है। यानी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 2003 से भारत सरकार इस पर प्रवासी दिवस के रूप में यह दिन को मनाया जाता है। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि से सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। हम आगे पढ़ चुके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून से रेडियो, रंगून कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये सिंगापुर में रेडियो प्रसारण कर रहे थे। रंगून से रेडियो प्रसारण से राष्ट्र को संबोधित के दौरान सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता के उपनाम से संबोधित किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन के लिए राजपुताना नामक पानी के जहाज से गए। लंदन में गांधी जी मॉरियल लेस्टर के आमंत्रण पर किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गोलमेज सम्मेलन में सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगे फकीर उपनाम दिया था। विंस्टन चर्चिल का क्या थे? प्रधानमंत्री थे। 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निषेध लीग, ऑल इंडियन एंटी अनटचेबिलिटी लेग्यू की स्थापना की। हरिजन सेवक संघ के नाम से जानी जाती है। इसको बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना गया है। इसका उद्देश्य मंदिर कुएं रास्तों के उपयोग का अधिकार दलितों के मांगना था। मतलब दलितों को मंदिर कुओं में जाने के लिए बाध्य करते थे। ऐसा गलत भी था, नहीं करना चाहिए। सबका अधिकार है, सब पानी पिएं, सबको मंदिर में जाने का अधिकार है, ईश्वर सबके हैं। महात्मा गांधी की विचारधारा हेनरी डेविड थोरू ने गांधी जी के सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस की प्रेरणा प्राप्त की थी। गांधी जी ने सत्याग्रह पर पूर्ण रूप से अपनी विचारधारा को केंद्रित रखा। सत्याग्रह 2 शब्दों सत्य का आग्रह से बना है। जीवन आदर्श और कर्म की विचारधारा थी। अहिंसा सत्याग्रह का अभिन्न अंग था और यह सत्य प्राप्ति का रास्ता था। अहिंसा और सत्य को गांधी जी ने अपने 2 फेफड़े कहकर संबोधित किया है। गांधी जी ने अपने 2 फेफड़े कहकर किसको संबोधित किया है? अहिंसा और सत्य को। अहिंसा और सत्याग्रह के साथ स्वराज घनिष्ठता से जुड़ा है। स्वराज के 2 अभिप्राय हैं, एक राजनीतिक और एक राजनीति के क्षेत्र से परे। स्वराज कुछ ऐसा है जैसे प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य आवश्यक होता है। गांधी जी के अनुसार माध्यम अंत से महत्वपूर्ण है, अर्थात माध्यम अंत निर्धारित करते हैं। अनुचित कार्यों से असहयोग या असहयोग आंदोलन इस दर्शन के आधारित अनवरत आंदोलन था। 22 सितंबर 1921 को मदुरै से चेन्नई यानी दोनों तमिलनाडु में की रेल यात्रा के दौरान गांधी जी ने जीवन भर के लिए अपनी वेशभूषा धोती को पहनने का निर्णय लिया। संपत्ति के अधिकार के संबंध में गांधी जी का सिद्धांत था। इससे अंतर्गत पूंजीपति अर्जित संपत्ति का केवल रक्षक है और उसकी संपत्ति समाज की धरोहर है। इसे सामाजिक कार्यों में खर्च करना चाहिए। गांधी जी की राजनीतिक लड़ाई की नीति संघर्ष कही जाती है। इसका अर्थ जन आंदोलन के द्वारा देशव्यापी संघर्ष किया जाता था। आंदोलन के समाप्त होने के बाद सामाजिक कार्यों के द्वारा राजनीतिक शक्ति को पुनर्गठित किया जाता था और फिर से संघर्ष किया जाता था। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी राज्य को हटाने की इच्छा करते थे। यदि हर व्यक्ति में स्वशासन की भावना होगी तो कानून लागू करने के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। सर्वोदय शब्द की रचना महात्मा गांधी ने की थी। पूछा जाएगा कि सर्वोदय शब्द की रचना किस नेता ने की या किस महापुरुष ने की? तो आपको बताना है कि किसने की? महात्मा गांधी जी ने की। इसका अर्थ है सभी का प्रगति। आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। सर्वोदय समाज की स्थापना अगर पूछेगा तो किसने की थी? विनोबा भावे ने। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है, आप इसको पढ़िए। ये आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इसको पढ़ते रहिए दोस्तों। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% आप कर जरूर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, इसने बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो जरूर कवर किए गए हैं इसमें। मानव रहित मशीन। गांधी जी मशीनों के नहीं मशीनीकरण के विरोधी थे।
गांधी जी मशीनों के नहीं, मशीनीकरण के विरोधी थे। उनके अनुसार भारत जैसे देश में यहाँ श्रमिकों की कमी नहीं है। ऐसी मशीनों के आयात और इस्तेमाल से बचना चाहिए जो बेरोजगारी पैदा करें। 1909 में लिखी गई हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने आधुनिक मशीनों मुखी सभ्यता की आलोचना की है। इसके अनुसार लोकतंत्र लोगों की सामान्य इच्छा को नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की पसंद को प्रकट करता है। मानव सभ्यता का औद्योगिक पूंजीवाद का हानिकारक प्रभाव था। गांधी जी के अनुसार खादी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने से स्वराज प्राप्त होगा और बेरोजगारी की समस्या का भी निवारण संभव था। अन्य तथ्य, स्वतंत्रता के पश्चात गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। स्वतंत्रता के दिन सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी कलकत्ता में थे। भारत सेवा समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने संगठन की स्थापना की। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आप लोग बताएंगे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ही थे। उद्देश्य शिक्षा का प्रसार, अस्पृश्यता का निषेध, महिला सशस्त्रीकरण और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक मुद्दों पर जन चेतना लाना। ध्यान रखें, संस्था के सक्रिय सदस्य ठक्कर बापा ने सर्वप्रथम जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। गोपाल कृष्ण गोखले वह वित्त मामलों में विद्वान थे। उनके राजनीतिक गुरु एम.जी. रनाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एम.जी. रनाडे थे। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोपाल कृष्ण गोखले एम.जी. रनाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। याद रखिए दोस्तों, 1915 में गोखले की मृत्यु पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा, गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का गहना और श्रमिकों का राजकुमार थे। ये कथन दोस्तों किसका है, ये आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइए बाल गंगाधर तिलक जी का है। हिंदू राष्ट्र सभा, हिंदू के लिए राजनीतिक एकता, शिक्षा और हिंदुओं के लिए आर्थिक विकास के लिए संगठन की स्थापना की गई। हिंदू महासभा की स्थापना 1914 में अमृतसर में की गई। इस संस्थापक सदस्य मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय थे। पी.डी. सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केशव हेडगेवर महासभा के अन्य प्रमुख सदस्य थे। सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के लिए 13 जनवरी 1948 को दिल्ली में गांधी जी ने अंतिम बार उपवास किया। गांधी जी के जन्म 2 अक्टूबर 2007 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2007 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। 2014 याद रखिए। गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम के रचयिता दिगंबर विष्णु पलुस्कर थे। वैष्णव जने तो जाने के रचयिता नरसिंह मेहता थे। गांधी जी ने भगवत गीता पुस्तक को माता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग गुजराती भाषा में रचित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है, आप लोग पढ़िएगा जरूर। पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद गांधी जी के सचिव महादेव देसाई जी ने किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की बिरला भवन नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में गांधी जी को 3 गोलियां लगी। यह दिवस देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू का कथन था, आज हमारे जीवन में प्रकाश समाप्त हो गया। गांधी जी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, अगली पीढ़ी विश्वास नहीं कर पाएगी कि हार्ड मांस का कोई व्यक्ति अहिंसा की नीति में विश्वास करता था। सही बात है दोस्तों, गांधी जी कभी नहीं खून खराबा चाहते थे। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। विदेशी वस्त्रों के नष्ट होने के बारे में गांधी जी का कथन था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। दोस्तों जिन चीज़ों को हम खरीद चुके थे उन चीज़ों की बर्बादी ठीक नहीं थी, परंतु इन लोगों के पास विशेष कुछ रहा होगा जो इन लोगों ने बर्बाद किया। परंतु जिस चीज़ के लिए हम पैसा दे चुके हैं, जो चीज़ हम खरीद चुके हैं, उसको क्यों बर्बाद करें, उसको इस्तेमाल करना ही उचित था। इस्तेमाल करते। सुनने में आया है कि विदेशी वस्त्र जला दिए गए थे, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। बहिष्कार कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम मत खरीदिए, लेकिन जो चीज़ खरीद चुके हैं उसका उपयोग करने में बुराई क्या थी। ठीक है, जैसा भी हो अपना
मैं अपना विचार रखता हूं दोस्तों। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका और मार्टिन लूथर किंग यूएसए को अश्वेत गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका और मार्टिन लूथर किंग यूएसए को अश्वेत गांधी कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस डॉक्टर केशव हेडगेवार ने 1925 में आरएसएस की स्थापना की। यह एक राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन है जिसके सिद्धांत सनातन धर्म की सहनशीलता और देश प्रेम की ओजस्वी भावना में निहित और आधारित हैं। भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में इसकी स्थापना की थी। जनसंघ की राजनीतिक शाखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घोषित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनसंघ के अन्य प्रमुख और प्रभावशाली सदस्य थे। 1977 में भारतीय जनसंघ के अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी की स्थापना की। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई, जिसको आप बीजेपी कहते हो, जिसकी अभी सरकार है। देव बंद आंदोलन यह इस्लामिक पुनर्जागरण का आंदोलन था। मोहम्मद कासिम नानाउतवी और राशिद अहमद गंगोही ने 1867 में देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में दारुल उलम की स्थापना की। मुसलमानों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की वकालत की। 1913 से 1920 के मध्य देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए तहरीक ए रेशमी रुमाल आंदोलन चलाया। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद खान ने प्रारंभ किया। प्रारंभ में यह हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार और ब्रिटिश के साथ सहयोग पर आधारित था। आंदोलन का मुख्यालय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात इन्होंने मुस्लिमों में ब्रिटिश के साथ सहयोग करने की वकालत की। मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास के उद्देश्य से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। 1820 में इस कॉलेज के प्रांगण को विकसित करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी 1888 की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध कथन था, हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं। नदवा उलमा मुस्लिम समाज में सुधारों के लिए सिबली नोमानी के नेतृत्व में 1894 में कानपुर में नदवा उलमा की स्थापना की गई। मुख्यालय का स्थानांतरण लखनऊ कर दिया गया। देशी रियासतें ब्रिटिश राज के शासनकाल में भौगोलिक क्षेत्र दो भागों में विभाजित। ब्रिटिश राज के शासनकाल में भौगोलिक क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर रखा था। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें दो भागों में विभाजित था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल या गवर्नर के प्रशासनिक अधिकार वाला क्षेत्र प्रांत कहलाता था। देशी रियासतों ने सहायक संधि और अंग्रेजों की सार्वभौमिकता स्वीकार कर ली थी। रियासतों का प्रशासन स्थानीय प्रशासन के अधिकार में छोड़ दिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट प्रतिनिधि को राज्य में नियुक्त किया जाता था, जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन के कामकाज में दखल रखता था। देशी रियासतों के संदर्भ में कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1920 के नागपुर अधिवेशन में नीति की घोषणा की। रियासतों के शासन से जनता को पूर्ण उत्तरदायित्व वाली सरकार प्रदान करने को कहा गया, परंतु कांग्रेस के नाम से 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस भारत प्रजामंडल की स्थापना की गई। बलवंत राय मेहता, मणिकलाल कोठारी और जी.आर. अभयंकर ने नेतृत्व प्रदान किया। 1939 में जवाहरलाल नेहरू भारत प्रजामंडल के लुधियाना अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पहली बार कांग्रेस ने रियासतों में संघर्ष में शामिल होने का आह्वान किया। 15 अगस्त 1947 में जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के अलावा सभी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो गया। रियासतों का भारत में विलय कराने का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अवश्य याद रखें, दूसरे राज्यों के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को कॉलोनी उपनिवेश कहते थे। आगे दोस्तों, किसान आंदोलन। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। बिहार का बाकास्त स्वयं खेती की भूमि, बाकास्त क्या है चीज होती थी? स्वयं खेती की भूमि आंदोलन भी स्वामी सहजानंद से संबंधित है। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की स्थापना। मुस्लिम समुदाय में एकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान ने पृथक मुस्लिम संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। संगठन का नाम मुस्लिम लीग रखने का प्रस्ताव आगा खान ने रखा। आगा खान को मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष भी चुना गया। लीग का मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया। मौलाना मोहम्मद अली ने मुस्लिम लीग के संविधान ग्रीन पुस्तक की रचना की। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन बांग्लादेश में वर्ष 1906 में आयोजित किया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता वाकर उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क ने की। 1907 में इसका वार्षिक सम्मेलन कराची में हुआ। वर्ष 1908 में सैयद अमीर अली ने लंदन में मुस्लिम लीग की शाखा स्थापित की। वर्ष 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राष्ट्र के गठन की मांग रखी। पाकिस्तान शब्द की रचना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली ने की। 1943 में प्रपत्र नाउ और नेवर में की। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग के लिए पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। फजल उल हक प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा सिकंदर हयात ने प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की। अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 1934 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के मुख्य प्रवक्ता बन गए। ज्ञात रहे, पाकिस्तान में 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1943 में कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और भागो का नारा देकर बंटवारे की मांग को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान की स्थापना हुई, जिससे पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो राष्ट्र का सिद्धांत और उनकी असफलता। मोहम्मद अली जिन्ना इसके समर्थक थे। दोनों देशों को दो भागों में बांटने से जिन्ना उस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, चूंकि राष्ट्र की परिभाषा के अंतर्गत वह समुदाय आते हैं जिसका इतिहास, बोलचाल, पहनावा, धर्म एक जैसा हो। जिन्ना ने मुसलमानों को अलग राष्ट्र होने का हवाला दिया। यह सिद्धांत पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही दफन हो गया। 1971 में मुस्लिम बहुत पूर्वी पाकिस्तान ने पृथक होकर नए देश बांग्लादेश के रूप में मान्यता प्राप्त की। देख रहे हो दोस्तों, यही होता है। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में भी बंटवारा हुआ, इससे बांग्लादेश बना। यदि मुसलमान समाज संपूर्ण विश्व में एक राष्ट्र था तो बांग्लादेश। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम आर्थिक निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रपत्र प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। सिद्धांत के अनुसार भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पादन का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। इसके अंतर्गत लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि सम्मिलित थी। 1896 में कलकत्ता के इसके वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आर्थिक निकासी के सिद्धांत, संपत्ति अपवहन का सिद्धांत की आलोचना
के प्रस्ताव को स्वीकार किया। सर सैयद अहमद खान ने इस सिद्धांत को अस्वीकार किया। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारत में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की गणना की। दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एशियोटिक एसोसिएशन 1852 की स्थापना की। इसका कार्य अंग्रेजों के साथ संवाद स्थापित करना था। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम लिबरल पार्टी थी। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय लिबरल पार्टी से थे। उपनाम भारत का ग्लैड स्टोन वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उपनाम दोस्तों इनको क्या था? वयोवृद्ध या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। शिक्षा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार चार्टर अधिनियम 1813 में के द्वारा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की नींव गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग ने समय में रखी थी। गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग के समय में रखी गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा समिति की स्थापना की गई। 2 फरवरी 1835 को मैकाले के स्मरण पत्र मिंटो ऑफ मैकुले जारी किया। इस वर्ष अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की शुरुआत हुई। मैकाले ने शिक्षा में निस्यंद सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। इसके द्वारा समाज में उच्च वर्ग को शिक्षित होने पर निम्न वर्ग में भी शिक्षा का प्रसार होगा। मैकाले पूर्वाग्रह से तृप्त था। वह अंग्रेजी की वंशागत वर्चस्व का प्रवर्तक था। नीचे दिए गए कथन से भारतीयों के लिए उसके विचारों का पता चलता था। मैकाले यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष पूर्व के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष पूर्व के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा में हम भारत में ऐसा वर्ग तैयार करेंगे जो अक्ल से भारतीय होते हुए भी विचार, स्वभाव, राजनैतिकता से अंग्रेज होंगे। अच्छा, ये इन लोगों की सोच थी। बताइए, शिक्षा के माध्यम और शिक्षा के प्रकार के प्रश्न पर विवाद होने के कारण 2 गुट बन गए, एक वाच्य और दूसरा पश्चिमी, एक ओरिजेंटल और एक अंग्लिश। प्राच्य गुट इसका मत था आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय दर्शन शास्त्र आदि जैसी पारंपरिक विषयों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए और उन्हें फारसी, अरबी और संस्कृत प्रिंसेप विलियम जोन्स, हेनरी विल्सन, हेनरी कोलबर्ग और जॉन टाइटलर थे। पश्चिम गुट चाहता था कि पश्चिमी विज्ञान, पश्चिमी दर्शन आदि विषयों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसके प्रमुख समर्थक थे आल्ट मैकेंजी, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स ट्रेवलगॉन, टीबी मैकाले, राजा राम मोहन राय। विवाद को निपटाने के लिए विलियम बेंटिंग ने कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया। इसके अध्यक्ष टीबी मैकाले को बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पश्चिम गुट के मत को स्वीकार किया। हेनरी कोलबर्ग, वह एक संस्कृत का विद्वान था। हेनरी ने मिताक्षर लेखक विज्ञेश्वर और दयाभाग लेखक जीमूतवाहन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हेनरी कोलब्रुक ने विलियम जोन्स द्वारा प्रारंभ की गई पुस्तक डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ को पूरा किया। महिला शिक्षा। माताजी महारानी तपस्विनी या गंगाबाई, वह लक्ष्मीबाई की रिश्तेदार थीं। 1857 के गदर के बाद वह नेपाल चली गईं। 1893 में कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापना की। चंद्रमुखी वासु और कादम्बिनी गांगुली संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य की प्रथम महिला स्नातक थी। कादम्बिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी प्रथम महिला डॉक्टर बनी। दोनों ने 1886 में मेडिकल डिग्रियां प्राप्त की। तथ्य संस्था उपलब्धियां। व्यक्ति संस्था स्थापना। संस्कृत कॉलेज दोस्तों 1892 में जोनाथन डक्कन ने किया। हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर वुड का डिस्पैच 1854। विश्व विद्यालय स्तर। हंटर आयोग 1882। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा
शांति निकेतन कलकत्ता 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में मणिपुर नृत्य को स्थान देकर सम्मान दिया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कलकत्ता 1906। विश्व भारती विश्वविद्यालय 1918 रविन्द्रनाथ टैगोर। देश का प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय का कुलपति होता था। प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 डी कार्वे द्वारा। देश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय 1916 मदन मोहन मालवीय। देश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम लीग विश्वविद्यालय 1920। सर सैयद अहमद। जामिया मिलिया इस्लामिया 1920। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920। काशी विद्यापीठ बनारस 1920। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इन्हें रट लीजिए। काशी विद्यापीठ 1920। दिल्ली विश्वविद्यालय 1922। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905। शेल्डर आयोग 1917। शिक्षा में सुधार। 1857 में कलकत्ता मुंबई मद्रास में 3 विश्वविद्यालय का गठन किया गया। 1884 में वी के चिपलूकर और बाल गंगाधर तिलक ने डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। जस्टिस रनाडे सोसाइटी के संरक्षक थे। वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1937 गांधी जी की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें 7 साल तक मुफ्त शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा और हस्तशिल्प शिक्षा की अनिवार्यता पर जोर दिया गया। सम्मेलन में मूल शिक्षा पर नीति निर्धारित करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। सार्जेंट रिपोर्ट 1944। आगे दोस्तों हैं प्रेस और पत्रकारिता, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।